सदन को कोटिस्थ प्रणाम। मैं आदरणीय पूज्य श्रीमती प्रणीता साकरे दीदी को आमंत्रित करूंगी। उसके पहले थोड़ा सा परिचय बताना चाहूंगी उनका मैं, कि वो जो हम उनसे परिचय मेरा जो हुआ था जस्ट अभी 4 अप्रैल को, भाई साहब मुनीलाल भाई साहब जब आने वाले थे, जो प्रोग्राम बन रहा था, तो हमने बस एक योजना आखी थी कि बस एक मेरा किरनापुर का जो गौशाला है उसके लिए भैया जी को बुला रहे थे। लेकिन भैया जी ने बोला जब मैं आ ही रहा हूँ तो एक गौशाला क्यों, आप पूरे जिले के गौशालाओं में हर ब्लॉक के एक एक हर तहसील के एक गौशाला को आप आमंत्रित करिए जो योग्य हो। तो इसी कड़ी में मेरे जो जॉब करती हूँ, तो मेरे मतलब हर ब्लॉक में दो दो होते हैं जॉब, मतलब जो विशेष शिक्षक होते, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो मेरा आसान हो गया, मतलब हर हर मतलब जिले के पूरे ब्लॉकों से कांटेक्ट करना आसान हो गया। तो इसी प्रकार से मैंने परसवाड़ा में जब मेरे विशेष शिक्षक को मैंने कांटेक्ट करी, तो मैंने बताया कि मेरी योजना क्या है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ये तो उसी मतलब चंदना के ही यहाँ पे जन शिक्षक है बैठे। तो मैं तुरंत, उन्होंने नंबर दिया। उसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले अनुसया दीदी, जो जिनसे मैं भूलूंगी नहीं, कि अनुसया दीदी जो अपने महिला पतंजलि जिले की प्रभारी है वो, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि गौशालाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानती मैं, लेकिन एक चंदना में अभी जस्ट नया नया खुला है। तो मैंने बोला कि उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए। तो बोला कि कांटेक्ट नंबर को भी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं निकाल के दूंगी। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था कि उतना मैं वेट करूं। तो मैंने बस अपने विशेष शिक्षक से मैंने हर ब्लॉक के मैंने कांटेक्ट करी। तो उन्होंने चंदना का, वहाँ पे जन शिक्षक अवेलेबल थे, तो उन्होंने बस नंबर दिया। तो उसमें से मैंने जब लगाया, दीदी ने उठाया, कॉल किया, तो जब मैंने बात करी तो उन्होंने हामी भर दी। और जब 2 दिन तक के बातें होती रही, बस उतना सा ही मेरा परिचय, लेकिन उतना सा परिचय नहीं, लेकिन जब हम वहां जाके मिले और जो ऊर्जा मुझे मिली और मुझे समझ में आया कि उनमें इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभा के पीछे उनका परिवार का साथ जरूर है। क्योंकि उनके जो ससुर जी हैं, उनका जो सपना था, और उनके जो भाव थे, जो दीदी ने बताए उस दिन, कि उनके जो सपने थे कि आदर्श ग्राम बनाने के, और वो अपने बहू के प्रति क्या मतलब वो रखते थे भाव, कि तुम भी बाकी लोगों जैसे बस खाली टाइम में चर्चा करती रहोगी, कि बस तुम कुछ देश के लिए करोगी, कुछ अच्छा काम करोगी। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। और उनमें जो निर्भयता है, कहीं ना कहीं उनके ससुर जी की प्रेरणा, उनके पति जो मतलब जिले के प्रभारी है बीजेपी से, और मतलब वो इतना अच्छा उन्होंने मतलब आत्मसात किया है। और वो, मुझे ऐसा लगा कि वो प्रतिभा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनकी जो राष्ट्र निष्ठा है वो देश तक पहुंचनी चाहिए। तो आज जब आप बात करेंगे तो उनसे बहुत सारी ऊर्जा भी मिलेगी आपको। लेकिन मैं उनका और संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय बता दूं, कि वो राष्ट्र सेविका है, राष्ट्र सेविका समिति प्रबंधन वर्ग प्रशिक्षित है, जिला कार्यवाही का है वो आरएसएस से, और पतंजलि से प्रशिक्षित है। और भी बहुत कुछ प्रतिभाएं है दीदी। तो मैं दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ, पूज्य दीदी प्रणीता सागरे दीदी, आइए आप मंच पे और अपने अनुभव साझा कीजिए और हमें ऊर्जावान बनाइए। तो पूज्य दीदी सागरे दीदी आइए। जी सादर प्रणाम आदरणीय कल्पना कोटले दीदी जी। और हम सबसे पहले एक नारा लगा लेते हैं जय घोष का। वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय, वंदे सर, मातरम, वंदे मातरम। परम पूज्य योग गुरु स्वामी जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, और समस्त पतंजलि किसान सेवा समिति से, और इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय सभी परम पूजनीय स्वामी जी के अनुयायी, आप सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय कल्पना दीदी ने बहुत बड़ा परिचय कराया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सामान्य गृहिणी, आपके जैसे बहन हूँ, और हमारे आपका बीच दर्शन और मिल जाए सदन को बोलने। जी प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम, स्वागत है। 5 अप्रैल 2023 को हमारी चंदना की पुण्य भूमि पर स्वामी जी के ऐसे महान अनुयायी, जिन्होंने पूरे देश में अलख जगाई है, ऐसे सम्मानीय श्री मुन्नीलाल जी यादव, पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी,
आपका आगमन चंदना की धरा पर हुआ। हम आपको सत सत नमन और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। समस्त गौशाला गौ भक्तों की ओर से, चंदनावासियों की तरफ से, समस्त मातृ शक्ति की ओर से आदरणीय कल्पना फुटले दीदी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और वो सम्मान मुझे आपने दिया है, परंतु मैं कहूंगी कि नहीं, ऐसी साधारण ही मैं एक बहन हूँ और ये तो सभी को करना चाहिए राष्ट्र हित में कार्य। और हमारा कर्तव्य है कि माँ भारती के लिए, अपने परिवार के अतिरिक्त समाज के लिए और अपने राष्ट्र धर्म के लिए करना चाहिए। परम पूज्य योग गुरुवर के श्री चरणों में जब हम सुबह की बेला अपने शुरू करते हैं तो एक ऐसा समय आया भारत में कि सभी तरफ स्वास्थ्य के लिए और ऐसे बहुत सारी विध्वंसकारी शक्तियां अपने देश पर हावी होने लगी। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये इसके अतिरिक्त भी घर में जो एक भयानक स्थिति बनी थी वो थी स्वास्थ्य की। और हम जानते थे कि हमारी जो सनातन धर्म है, सनातन परंपरा है कि योग के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था, या पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को लगता था कि वो सब साधनाएं, वो सब नित्य क्रियाएं जिसके कारण हम योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, वो कहाँ है। हमने देखा है अपने भारत में, और भारत यह हमारी वंदनीय भूमि है। जब भी इस राष्ट्र को, इस भारत भूमि को तोड़ने का षड्यंत्र हुआ तो ऐसे भारत माता की महान विभूतियों ने जन्म लिया। उसी कड़ी में परम पूजनीय योग गुरुवर का इस धरा पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, एक हम कह सकते हैं कि वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने वह अलग जगाई कि योग के माध्यम से हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तब मेरा वह अनुभव है कि घर में ऐसा वातावरण रहा और दीदी ने जैसा बताया कि कहीं ना कहीं ये माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से, घर परिवार के आशीर्वाद से और सहयोग से यह सब चीजें हमारे बीच में, हम बेटियों के और बहुओं के बीच में ये संस्कार आते हैं। नहीं तो कहाँ, हम तो समझते हैं कि केवल विवाह होने के बाद में परिवार और बच्चे का ही हमें सम्मान करना चाहिए, परंतु घर के संस्कारों के कारण यह सब चीजें मिली। उन्होंने परम पूजनीय स्वामी जी के बारे में बताया कि स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो सुबह जल्दी उठना होगा, आप लोग को योग प्राणायाम करना होगा और शरीर को स्वस्थ रखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे हम चलते रहें और परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में हम, मुझे याद है कि 2011 में हम पतंजलि योगपीठ भी गए थे। यहाँ से 3 बहनें और एक भाई था। 8 से 13 जुलाई 2011 तक का यह तहसील स्तरीय योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर स्वामी जी के सानिध्य में हमने संपन्न किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। और जब विदाई का समय आया तो सभी ने कहीं ना कहीं गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु दीक्षा, गुरु को क्या भेंट करना चाहिए, हमारी यह परंपरा है। मैं जैसे ही ऐसा सुनने में आया कि मेरी जो साथ में बहनें थी तो उन्होंने भी स्वामी जी के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें कुछ भेंट दिया, तो मैंने पूछा कि दीदी आप लोग ने क्या दिया स्वामी जी को, तो उन्होंने कहा कि हमें गुरु से कुछ शिक्षा लिए तो कुछ तो देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ राशि भेंट की है, परंतु मैं कही कि इससे तो मैं चूक गई। लेकिन जब स्वामी जी के मंच पर मुझे जाने का अवसर मिला गीत के माध्यम से, तो मैंने वहीं से कही कि पूज्य गुरुवर, यह मातृ शक्ति या भारत की समस्त मातृ शक्तियां आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, परंतु मैं आपको गुरु दीक्षा में कुछ नहीं दी, लेकिन मैं यह आश्वस्त करती हूँ, मैं यह संकल्प लेकर जाती हूँ कि मैं गांव में जाकर बैठूंगी नहीं, घर परिवार से निकलकर पूरे समाज के लिए जितना मेरी क्षमता अनुसार हो सकेगा मैं योग का प्रचार प्रसार करूंगी, योग करवाऊंगी। और मैं तब से निरंतर चलने का प्रयास की। कहीं ना कहीं स्वामी जी का वह ऊर्जा साथ में रही और मैं विद्यालयों में संपर्क करते रही, साथ में मेरी बहनें भी और मेरे गांव के लोग भी। ऐसा नहीं कि मैं केवल आगे अकेली बढ़ती रही,
मेरे परिवार के अतिरिक्त भी मेरे समाज के लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया है। मेरी बहनों ने मुझे बहुत सहयोग किया है। हमारी एक शर्मिला दीदी है, वह शासकीय शिक्षिका है, परंतु उन्होंने जब योग को अपने जीवन में उतारा तो उन्होंने योग को अपने विद्यालय तक लेकर गए और वहां मुझे बुलाया, बहुत बार परिचय कराया। तो उन्होंने पूरे अपने जितने आदिवासी यह चन्ना ग्राम है, यह मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के अंतर्गत हमारे आदरणीय भैया जी मुन्नीलाल जी यादव की पतंजलि किसान सेवा समिति, इनका आगमन जब हुआ तो इन्होंने देखा कि एक यह बड़ा पहाड़ पर्वत में बसा हुआ अंदर एक वनांचल क्षेत्र में यह गांव है और यह मुख्य जो परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अधिक और 8 किलोमीटर की दूरी पे यह गांव है। और ऐसे क्षेत्र में यह पहले तो ऐसी भयावह स्थिति इस क्षेत्र में रही है कि बाहर के लोग यहाँ आने से डरते थे कि यह नक्सलाइट क्षेत्र है, परंतु हमने वह कभी ऐसा मन में लाया ही नहीं। हमें ऐसा विश्वास था, स्वामी जी ने कहा था कि अगर सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे, योग को हमने अपने जीवन में उतारा है, तो सत्य भी अपने आप अपने जीवन में आत्मसात भी होगा और वह ताकत हमें कहीं ना कहीं सदैव निरंतर चलने की प्रेरणा दे रहे थे। हम चलते रहे और ऐसे बहुत सारे हमारे गांव के अतिरिक्त भी योग शिविर हुए और बाहर विद्यालयों में हमने सबसे ज्यादा मातृशक्ति के बीच में कार्य किया और विद्यालय में जाकर शिक्षकों से भी बातचीत करके वहां उनने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी हमने गायत्री मंत्र के साथ साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, ऐसे जो प्रमुख जो प्राणायाम है, जो आसन है, उनको सिखाने का प्रयास किया। और ऐसी हमारी बहनें निकल पड़ी और आज भी वह अपने अपने क्षेत्र में, मैं नाम तो उतने नहीं गिना पाऊंगी, लेकिन बहुत बड़ी टोली है, ये 6-7 लोगों की टोली है। जैसे कि हमारे चन्ना ग्राम में शासकीय विद्यालय में हमारे जयचंद अमूल्य भैया जी हैं, जो शिक्षक है, आदरणीय भैया जी से वह उनका परिचय भी हुआ। यह वह शिक्षक है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और 12 जनवरी युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जब मुझे बुलाया जाता है तो साथ उनका रहता है और वो हमेशा उस मंच से स्वामी जी का जय घोष करते हैं कि अगर भारत की भूमि पर योग को घर घर तक पहुंचाया है तो वो परम पूजनीय योग गुरुवर स्वामी जी हैं। तो ऐसे हमें अनेक शिक्षकों का साथ मिला। हमने नशा मुक्ति पर भी काम किया। गांव में एक समय की बात है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि दुर्गा जी की स्थापना होती है तो सभी लोग पूजन पाठ करने जाते हैं, परंतु जब अच्छाई है तो बुराइयां भी हावी होती है। बहुत समय की बात है, लगभग यह 9-10 वर्ष का मैं अनुभव बता रही हूँ भाई जी। तो दुर्गा जी के समय सब चीज बड़ा अच्छा पूजन पाठ चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने नशा कर वहां अभद्र व्यवहार किया, वातावरण को गंदा करने की चेष्टा की। मुझे ऐसा लगा कि ये सब आस्था के जगह पर ये सब क्या हो रहा है। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, सीधे स्नान की भगवान के दर्शन मंदिर में जाकर और भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है। माता रानी सबकी आस्था की देवी है। गांव के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पूजन पाठ करते हैं, सब करते हैं, परंतु ये सब कैसा है। गांव की मातृ शक्तियों की जो प्रमुख हमारी बहनें थी, उनके बीच में जाकर मैंने संपर्क किया, बातचीत की कि इसका विरोध तो हमको सामने आकर करना पड़ेगा। हम अगर शांत रहेंगे तो गांव में तो ऐसे चलते रहेगा, वातावरण गंदा होते रहेगा और हम केवल अपने घर के अंदर बातें करते रहेंगे क्या? नहीं, इसका हमें सामने आकर विरोध करना पड़ेगा और हमें सामने आकर अपने गांव के लिए अच्छा कुछ सोचना पड़ेगा। मातृ शक्तियां सामने आई और उसका विषय रखे और आने वाले वर्ष में पूरी मातृ शक्तियों ने दुर्गा जी की कमान संभाली। मैं सभी हमारे जितने सम्माननीय इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी के अनुयायी सुन रहे होंगे, उनको बताना चाहूंगी कि जब भारत की मातृ शक्ति गांव गांव की जगती है तो दूसरी जो नकारात्मक शक्तियां ताकतें रहती है वो पीछे होती है। दुर्गा जी का वह उत्सव दूसरे वर्ष बड़ा अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और इतिहास में सबने बताया कि मातृशक्ति ने, जब हमने सामने आकर किसी से कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, स्वेच्छा से ऐसा रखा कि जो लगे वो आप दान करो और पर्याप्त उसमें सहयोग राशि सबके माध्यम से मिली,
और हमने पैसे बचाकर भी गांव के लिए वो कुछ पैसे बचा करके रखे। और ये गांव में हमारी जो खेर माता मंदिर माता कहलाती है गांव की, तो उसमें हमने 15 किलो का सबसे बड़ा घंटा, कि उसके ध्वनि से अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हो, तो ऐसा बड़ा घंटा हमने उस पैसे को बचा करके दिया। ऐसे हमने नशा मुक्ति पर भी काम किया, बहुत से परिवारों में सुधार भी आया। परिवार के लोग, गांव के लोग बोलते रहे कि महिलाओं को काम नहीं है क्या, ये सब कैसा कार्य कर रही है। हमने कहा कि कोई डरने की बात नहीं, अगर ये नशा करने से नहीं डर रहे हैं तो हमें भी अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। हमें ये जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं इनको बचाना है। तो मातृशक्तियों के अंदर वह हमने अलग जगाई, वह विषय रखा कि आपको स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपकी स्वयं की चिंता स्वयं को करना पड़ेगा। मेरा घर, मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा क्षेत्र, सब कुछ अच्छा रहे, सब खुशहाल रहेगा। नशे में सब मदहोश होंगे तो एक एक घर, एक एक परिवार बर्बाद होगा। कहीं ना कहीं हम स्वामी जी के उस चेतना को अपने अंदर आत्मसात करते हुए निरंतर चले। फिर 2010-11 में हमारे बीच में, मुझे याद है अच्छे से, कि जब मुझे राष्ट्र सेविका समिति का वर्ग छिंदवाड़ा जिले में जाने का 3 बहनों के साथ में जाने का अवसर आया, तो उसके पहले ही आदरणीय हम हमें नमन करते हैं, भारत के वह सपूत बालाघाट की भूमि पर आए थे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। और उस समय उस कार्यक्रम में पहली बार मुझे मंच पर सम्मान करने का अवसर मिला था। जिले के दायित्ववान लोगों ने महिला तहसील प्रभारी होने के नाते मुझे आमंत्रित किए सम्मान के लिए। वो मुझे उनकी मुस्कुराहट आज भी याद है, तो उनके विचारों को हम सदैव सुनते रहते हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा, भारत स्वाभिमान और भारत के अंदर जो चेतना जगाई, वो राजीव दीक्षित जी को मैं नमन करती हूँ, और परम पूजनीय स्वामी जी को भी नमन करते हैं। ऐसे मुझे लगा कि कुछ और अच्छा करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा इस गांव में निरंतर लगातार लंबे समय तक चलती रही। राष्ट्र सेविका समिति की भी शाखा के साथ साथ योग कक्षाएं भी चलती रही, और 2009 से निरंतर चलते चलते कोविड के समय थोड़ी प्रभावित हुई। अभी हमारी साप्ताहिक शाखा और योग कक्षा चलती है, परंतु हर घर में योग फैला हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ का आप देखेंगे तो सभी लोग योग से परिचित है। और आपको बता दूं कि यह पूरा गांव ऐसा वातावरण बना, 99% लोग यहाँ सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं, कोई नमस्कार नहीं। और मुसलमान और ईसाई इन धर्मों से बहुत दूर है। गांव में ऐसा वातावरण बना के रखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग लगे कि इस गांव को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों को स्थापित करना पड़ेगा। जब हमें पता चला कि ऐसी ताकतें भी हावी हो रही हैं, तो ग्राम में हमने विषय रखा। तो गांव के लोगों ने कहा कि जो भी व्यक्ति, गांव का व्यक्ति अगर किसी को जमीन बेचता है तो मुसलमान और ईसाई को नहीं बेचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देश में वह देख रहे हैं। हम सब तो कहते हैं कि सब समान है, परंतु आसपास का माहौल देखकर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सीख लेना चाहिए कि जिनकी जो प्रवृत्ति रहती है, तो थोड़ा सा विचार भी वैसे ही आते हैं। तो हमें शांति का वातावरण चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, तो गांव में ऐसे लोगों का आगमन ना हो, ऐसा हमारा पूरा भरसक प्रयास रहा है। और आज सुरक्षित है गांव। और इसमें ऐसा लगा कि दूसरी समस्या ये है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारी गौ माता, हमने देखे चलते चलते ऐसा लगा कि गांव की जो गौ माताएं हैं, यह सुनने में आए दिन आता था कि तस्करी के माध्यम से इन्हें बेच दिया जाता है। हमारे नजरों के सामने मैंने स्वयं देखा है भाई जी, कि बहुत सारी गाय पीट दी जाती है और वह कहीं ना कहीं बेच दी जाती है। गांव के किसान भी सुनने में आया आए दिन कि उन्होंने 10-20 किसान इकट्ठा हो गए, लठ मारते लेकर गए और जंगल में उनको छोड़कर आ गए असहाय रूप में। यह कैसी वेदना है, कितनी बड़ी विडंबना है। कैसा भारत बचेगा, कैसी हमारी संस्कृति बचेगी, कैसी हमारी गौ माता बचेगी। इस ओर कहीं ना कहीं जब हमारी आत्मा दुखती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे विचारों के लोग भी समाज में तैयार होते हैं। इसी कड़ी में हमारे सम्मानीय आपके साथ परिचय हुआ था, आप जब गौशाला आए, सम्मानीय कमलेश प्रसाद पांडे जी, जो गौशाला समिति के अध्यक्ष है, और हमारे वरिष्ठ है श्री गब्बूलाल अमूले जी। ये ऐसे
वरिष्ठ लोग साथ जुड़े, इनके अंदर वो विचार है, उन्होंने विचार रखा कि क्यों ना हम गौ माता के लिए कुछ तो सोचे। हमने कहा साथ मिलेगा, हमने कहा जी बिल्कुल मिलेगा, हम सब सहयोगी है। सभी के साथ चर्चा विमर्श किए और आगे विषय बढ़ाते गए, समिति का गठन। और उसके लिए फिर पहली चिंता आई कि जमीन कैसे मिलेगी। तो जब हमने नजर घुमाकर देखी तो हमें लगा कि हमारी जो शासकीय भूमि है उस पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग उसमें उस शासकीय भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित किए, लोगों को विषय बताए, सारे लोगों को विषय अच्छा लगा और ग्राम सभा से हमें प्रस्तावित 18 एकड़ शासकीय भूमि मिली। समिति का गठन हुआ। ऐसे उस समिति में 11 लोग हैं। दूसरी समिति जो व्यवस्था समिति है, निगरानी समिति है, उसमें 24 लोग हैं। संचालन समिति में लगभग 150 लोग हैं। तो हमने कहा कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब क्या करना चाहिए। तो गौ माता के लिए रहने के लिए हमने सबसे पहले तो 21 फरवरी 2022 को भूमि पूजन हुआ, जहां गौशाला के लिए जो जमीन ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्तावित होकर मिली, भूमि पूजन कराया। और 7 सितंबर 2022 को फिर जो जन सहयोग से ही समिति ने समाज के लोगों से सहयोग लेकर के कच्ची मिट्टी की गौशाला बनाए और 7 सितंबर 2022 को गौशाला में गौ माताओं का शुभ आगमन हुआ और निरंतर उसमें समिति कार्य कर रही है। जन सहयोग से यह चल रही है और हमारा प्रयास है कि यह जन सहयोग से, जन भागीदारी से ही चले, क्योंकि जहां जहां हमने देखा है कि समाज के लोग अगर दूर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रकल्प भी फेल होते दिखते हैं। और इसीलिए हमने समझा कि जन भागीदारी रहना जरूरी है। जब तक जनता जनार्दन क्षेत्र के लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे ये क्यों करना चाहिए, तो वो तब तक वो अपने जिम्मेदारी को, दायित्व को और कर्तव्यों को नहीं भूलेंगे। और यही हम देख रहे हैं। अपने जो गांव के लोग हैं, चंदना झाली टोला है, यह सारे लोग बहुत मजे से, आनंद से, जो गाय है जो अभी भाई जी ने देखा है और दीदी ने देखा है कि किसान के माध्यम से ही मिली हुई वो गाय है। अभी तो हमारी व्यवस्था थोड़ी प्रभावित है, रखने की शुरुआत दौर है, तो थोड़ा संकट भी, कई सारी समस्याएं ऐसी आ रही है, लेकिन उन समस्याओं से पूरे हम समिति के अध्यक्ष है, समिति के सचिव हैं और अन्य लोगों के सहयोग से हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, समस्या से समाधान भी निकाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो भूमि का आवंटन, भूमि हो गई, भूमि पूजन हुआ, गौशाला बनी, गौशाला में गौ माताओं का आगमन हुआ। फिर दूसरी समस्या है कि पानी की व्यवस्था। तो पानी की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से कुआं और बोर, यह दोनों चीजें सक्सेस हो गई और गौ माताओं के लिए पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था हो गई। साथ में हमने बरसिंग घास है, यह भी अभी बोए हैं। कुछ चेरी घास है, ये भी हमने बुआई किए हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि हम इसे आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। तो ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, पतंजलि परिवार के लोग हैं, ये सब संपर्क में हैं और हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। हम इसे आत्मनिर्भर बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। गांव में भी रह करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे आगे जैसे अच्छी गाय भी रखने का प्रयास है, परंतु ये जब पीड़ित गाय है, जो किसान, आज बड़ी विडंबना है भाई जी, जब देखो तो मन बड़ा दुखता है कि ये गौ माता एक ऐसी असहाय बिचारी अपने ही भरोसे हो गई, इनका साथी कौन। तो कहीं ना कहीं यह पीड़ा है कि अंदर से पीड़ा है कि कहीं ना कहीं इन गौ माताओं को अच्छी सुरक्षा, संरक्षण करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उनकी जिम्मेदारी को हमें उठाना चाहिए। ऐसा हम कार्य कर रहे हैं। कुछ हमने उस दिन आपसे जल्दबाजी में कुछ चर्चा हुई नहीं, लेकिन हमने गौशाला में कंडे भी बनवाए हैं। लगभग हमारे पास में 2500 से 3000 कंडे बने हैं और वहाँ कहीं ना कहीं हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो हवन में कंडे लगते हैं, तो कंडे के माध्यम से हवन जब होगा तो वातावरण भी शुद्ध होगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इस ओर भी हम बढ़ेंगे। और इस क्षेत्र के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, वह इस 18 एकड़ भूमि के माध्यम से हम गौशाला के अतिरिक्त भी हमारे समिति के दिमाग में ऐसा है कि हम सब बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। चंदना यह पुण्य भूमि है, इसमें बहुत पहले
विद्यासागर महाराज जी का भी आगमन हो चुका है, राजमाता सिंधिया जी का भी आगमन हो चुका है, और बहुत पहले विनय सागर जी जो जैन मुनि, उन्होंने कहा था, उनका भी आगमन हो चुका है। उन्होंने कहा था कि चंदना यह एक दिन जरूर ये चंदन भूमि बनेगी। कहीं ना कहीं उनके सपने साकार होते दिखते हैं। राष्ट्र सेविका समिति की मैंने बहुत लंबे समय तक घर घर जाकर विशिल बजा करके, प्रातः समय में जागरण विशिल बजा करके, जो मातृ शक्ति के लिए कार्य करना कठिन होता है, परंतु मैंने राष्ट्र सेविका समिति और उसमें कार्य करने वाले जो प्रचारिका हैं, मैंने समझा कि इस संगठन में राष्ट्र के लिए क्या योगदान है। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, जो घर परिवार छोड़ करके प्रचारिका निकल करके समाज तक जाकर के काम करती है। बड़ा कठिन कार्य है। मेरे जीवन में प्रचारिका जी का एक शशि दीदी रही, अपने महाकौशल प्रांत की प्रचारिका, उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला। और जब भी वर्ग में मैं जाती रही तो स्वामी जी के योग को वो सिखाया करती थी और सबको बताया करती थी कि रामदेव बाबा जी जो योग बता रहे हैं ना, उसको करो, योग करेंगे तभी हम अपने शरीर को निरोग रख पाएंगे। ऐसी चेतना वो जगाते थे, तो बोलते थे कि स्वामी जी के विचार को सुन लिया करो। ऐसे बड़े भाग्य से हमें ऐसे युग पुरुष मिलते हैं, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके ध्वनि मात्र से ही हमारा जीवन कल्याणमय होता है। भाई जी, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका जी का भी इस हमारे चंदना की पावन धरा पर 2012-13 में शाखा दर्शन, यह उनका कार्यक्रम था और उनका प्रवास हुआ है, विश्राम रात्रिकालीन अपने निवास पर हुआ है। घर के समस्त बुजुर्गों का, पूरे परिवार का सहयोग मिलता है। और जब स्वामी जी के आह्वान पर एक ऐसा चला अभियान की भारत स्वाभिमान के सदस्य बनाओ, और स्वामी जी का आगमन भी बालाघाट जिले में दिनांक 25/5/2011 को हुआ था। उसके पहले हमने भारत स्वाभिमान के जिले में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए थे। 28 दिनों तक पूरे जितनी हमारी बहनों की टोली है, हमारी शर्मिला दीदी है, कांता दीदी है, दुर्गा नकपुरे दीदी है, छबिलता दीदी है, चित्रवती दीदी है, ऐसे अनेक बहनों ने पुरुषार्थ किया और उन्होंने निरंतर, मेरी बेटी छोटी थी, उसके साथ मैं चल करके घर घर जाकर के हमने भारत स्वाभिमान के जिले में सबसे ज्यादा, लगभग हमने 1000 लगभग भारत स्वाभिमान के सदस्य बनाए। और मुझे लगता है कि बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा भारत स्वाभिमान के सदस्य हैं तो वो चंदना ग्राम में है। ऐसा बड़ा अच्छा कार्य करने में आनंद आता है कि जब हमें अच्छे महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, और निश्चित रूप से हमें वह ऊर्जा भी मिल रही है और चेतना भी हमारे अंदर है कि हमें निश्चित रूप से हमारे गांव के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि योग से क्या नहीं हो सकता। मेरा खुद का अनुभव है कि मैं 2007-8 के पूर्व में, 7 के पहले, आए दिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ होना ही है, तो एलोपैथिक दवाइयों का सेवन, एक टेबलेट खा लो ठीक हो जाएगी। परंतु घर में हमारे स्वर्गीय ससुर बाबूजी का ऐसा मार्गदर्शन रहा कि वो एलोपैथिक दवाइयों को एकदम विष की तरह मानते थे। वो बोलते थे कि आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथी लो, और नहीं तो बोले लेकिन इन दवाइयों से बिल्कुल छुटकारा पाना है। स्वामी जी के से वो बड़े प्रभावित रहे और अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने बहुत योग का काम किया, स्वामी जी के लिए कार्य किए। जब स्वामी जी का आगमन बालाघाट होने वाला था, तब उन्होंने कहा कि जो अपने को कुछ पर्चे बांटना है, देना है, तो कैसे कोई साथी नहीं मिलते थे, तो परिवार के अपने नाती नतरुच के साथ में भिड़ करके वो काम करते थे। तो उनके अंदर ऐसा बड़ा उत्साह था उनके लिए, और उनकी कल्पना थी कि चंदना को आदर्श ग्राम हम बनाएंगे। और मुझे लगता है कि वो पीड़ा हमारी कहीं ना कहीं वो मनसा अधूरी थी, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे जो मुन्नीलाल भाई जी हैं, उस दिन वो सारी बातें वो बोल रहे थे। वो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि इनसे बाबूजी ऊपर जाकर के कुछ बुलवा रहे हैं। वो बोलते जा रहे थे, मैं बड़े आश्चर्यचकित होकर सुन रही थी कि कैसे क्या बोल रहे हैं। ऐसे 2-3 चीजें उन्होंने जो बोले, वो मन को छूकर गई कि ये ऐसे ऐसे कैसा हो सकता है, ये योग की क्षमता है, योग की ताकत है। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में वही बता रही थी, जब से मैं योग कर रही हूँ पूर्णतः निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अधिकांश मुझे ये बस और 4 व्हीलर की जो यात्राएं हैं, यह सूट नहीं होती।
तो मैं स्कूटी से लगभग 300, 350, 400 किलोमीटर की यात्रा रिश्तेदारी में जाना है तो मैं कर लेती हूँ। ये योग के कारण है। आज इतनी जो निर्भयता से मैं बात कर सकती हूँ, योग के कारण है। तो योग से बहुत बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव होता है। एक नई बात मैं बताना चाहूंगी, मैं तो जिस मंच पर भी जाती हूँ, गायत्री परिवार हो या संघ परिवार हो, समिति परिवार हो, समाज के बीच में जाती हूँ, इस विषय को रखती हूँ कि पढ़ाई भी जीवन भर हमें करना चाहिए। विवाह के बाद में मैंने 17 वर्षों के बाद में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ये योग से संभव हुआ कि किताब पढ़ने की रुचि मेरे अंदर योग से आई। मराठी में पढ़ने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन, विवाह के 16-17 वर्षों के बाद मैंने ग्रेजुएशन पूरा की और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ और मैं अन्य बहनों को भी प्रेरित करने का प्रयास करती हूँ। मुझे मेरे गांव का और समस्त मातृशक्ति का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मेरी अकेले की भूमिका इसमें नहीं है और सहयोगी बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारे विद्यालय में प्रिंसिपल सर है, आदरणीय राजपूत सर। वहां जब विद्यालय में, शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में जाने का अवसर मिलता है तो वो बड़े मुस्कुराते हुए बोलेंगे, उनको लगेगा कि ये बहन जी आई है तो जरूर अच्छा कुछ बताए। और इसी इसमें हमने बोला कि बच्चों को भी क्यों ना जोड़े गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता के प्रति विचार इनको जगाए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में ज्यादा सीमित हो गए हैं। उनके अंदर हमने कहा कि सर ऐसा ऐसा विषय है, कुछ ऐसा हम विषय रख सकते हैं क्या? उन्होंने कहा बहन जी बिल्कुल रखिए। हमने जब विषय रखे और 2-3 भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में जाकर, तो उनको कहा कि आप 1 रुपए 2 रुपए ऐसा बचा सकते हैं क्या? तो विषय समझे और उन्होंने कहा बिल्कुल बचा सकते हैं। ऐसे हमारे पास में 3 से 4 गांव के बच्चे, लगभग 350 बच्चे भाई जी हमको प्रति माह 1 रुपए 2 रुपए की राशि बचाकर गौशाला के लिए सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी गौरव की बात है और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही जन सहयोग मिले। और हमारी समिति अभी किसी भी प्रकार का ऐसा शासकीय किसी शासन से या किसी नेता से किसी प्रकार का सहयोग नहीं ली है और वर्तमान में जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो सोचेंगे, ऐसी मनसा है। परंतु अभी जन भागीदारी से ही हम इस गौशाला को चलाएंगे। गौ माताओं को कितनी हम अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। हम स्वयं पूरे समिति के लोग भीड़ करके काम करते हैं और ऐसा नहीं कि कौन क्या करेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं, सभी लोग जैसा लगा कि गौ सेवक जिस दिन नहीं है, कोई बांधता है, गाय को छोड़ता है, कोई गोबर फेंकेगा, कोई सफाई करेगा। अभी बीच में तो थोड़े तूफान के कारण हमारी गौशाला ऊपर से उसका जो छत है वो प्रभावित हो गया था। हमारे गांव के पास के झाली टोला गांव है, वहां के जितने बेचारे ऐसे गौ सेवक है वो सब आए। हमारे समिति के सचिव मनोज भैया हैं, इन्होंने सबको आमंत्रित किया, सब आए। मानक कटरे भैया, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से वो काम किए श्रमदान के रूप में, और जब भी बुलाते हैं वो आते हैं और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चंदना को हम आगे बढ़ाएंगे, सबके सहयोग से आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह चंदना चंदन बनेगा, ऐसा भाई जी ने कहा है और निश्चित रूप से स्वामी जी के उन सपनों को साकार करेंगे। और बहुत कुछ क्या कहूँ स्वामी, उस दिन भाई जी ने बता दिए। और हम इस गौशाला को जैविक कृषि, प्राकृतिक खेती की ओर जाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक किसान जुड़ करके जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करे। ऐसे प्रशिक्षण भी वहां पर हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमारी सुंदरकांड टोली जो झाली टोला है यह करती है कि निरंतर चले, निरंतर साधना। हम अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की भी कृपा होगी। और हमने शुरुआत की है कि भाई गौशाला में जन्मदिन भी हम मनाएं। बच्चों, आज हर घर में केक काटने की प्रथा शुरू हो गई है। हर आए दिन कोई ना कोई, मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं ये किस ओर अपने बच्चों को ले जा रही है। बच्चों को तो ले जा रही है, स्वयं भी जा रही है। बोले उनकी शादी की सालगिरह है तो केक काटो, नया इमारत, नया भवन बनाए, नया घर बनाए तो केक काटो। भाई कैसी प्रथा है? ये हमारी संस्कृति है क्या? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? केक हमारी प्रथा नहीं है, हमारी कहीं से कहीं तक यह विचारधारा नहीं है। दीपक जलाने वाली हमारी संस्कृति है। हमें तो मिठाई बांटने वाले बनना चाहिए, दीपक जलाने वाले बनना चाहिए। तो जन्मदिन हमने 5 फरवरी 2023 में घर की छोटी बिटिया है उसका जन्मदिन मनाए और परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद
शुरुआत से आज तक घर में कोई केक नहीं कटा, दीपक जलते हैं। उन्होंने सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, बरगद पेड़ है, पीपल पेड़ है, इनकी पूजा की। गौशाला में जाकर के अपनी सहेलियों के साथ में जो बाल शाखा उन्होंने भी लंबे समय तक लगाई है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां ये सब शाखा जानते हैं, जय श्री राम जानते हैं, आराम दक्ष जानते हैं, गीत जानते हैं। तो उन सभी बहनों ने मिलकर के रंगोली लगाए, बड़ा सुंदर सुशोभन किए। कुछ बछड़े जो छोटे उनसे धोकर होते थे उनको धुलकर भी रखे। फिर हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं इनका बड़ा सहयोग मिलता है। उनसे बोले कि चाचा जी ऐसा हम कर ले क्या, शुरुआत गौशाला में जन्मदिन का शुभारंभ करेंगे भाई, तब तो समाज को लगेगा कि कुछ नया हो रहा है। नहीं तो गौशाला में गाय रख लिए और ये नित्य क्रिया जो चल रही, गोबर फेंकनी, झाड़ू की, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो गौशाला के माध्यम से गौ माता की कृपा से हम अच्छा क्या कर सकते हैं, ऐसा वो मार्गदर्शन उनसे हम विचार लेते हैं। तो उनका सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। हमारे जो वरिष्ठ है, हमारे गबूलाल काका जी, ये बड़े आयु में अधिक है लेकिन बड़े ऊर्जावान है, बहुत उनमें फुर्ती है, बहुत नया नया सोचते रहते हैं। बड़े उत्साह के साथ में बोलते थे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हम ये कार्यक्रम कर लेंगे, बिल्कुल संख्या की चिंता मत करो, सब भगवान करा देगा। संपर्क करते हमारे युवा है, रोहित भैया है, जिसने हम अपने गौशाला संचालन समिति अभी इस ग्रुप में मीडिया प्रभारी बनाए कि भैया थोड़ा प्रचार प्रसार भी करो, अच्छे संदेश को दिया करो। वो युवा है, बड़े उत्साहित है और वो निश्चित रूप से इस कार्य कर रहे हैं। जन्मदिन भी अच्छा हुआ और जो राशि भेंट स्वरूप मिली तो बच्ची के मन में विचार आया कि गौ माता के लिए यह राशि उन्होंने पूरी गौशाला समिति को उन्होंने पूरे जन्मदिन की राशि दी और गौशाला समिति ने सम्मान के रूप में उस बच्ची का उत्साह बढ़ाने के लिए उसे कुछ राशि दी। तो उस राशि से उन्होंने एक बछिया तुरंत खरीदी दूसरी जगह से कि मुझे यह बछिया पसंद है, हमारे ओमकार चौधरी चाचा जी है, उनके यहाँ बछिया हुई तो उन्होंने वो बछिया दे दी उन्हें। दूसरी छोटी राशि बची तो उस गाय के बछड़ों के लिए उन्होंने घंटी खरीद ली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सब मिलकर के ये कार्य करना चाहिए। हम गांव में भी अपने विचारों से, परंतु अपने चरित्र को, आचरण को अच्छा ईमानदार रखते हुए यह कार्य हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से भारत एक दिन हम विश्व गुरु जो स्वामी जी का सपना है, और मैं कहूंगी कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह ऐसा नेतृत्व भारत को मिला है। हम सबका भाग्य है कि ऐसा नेतृत्व भारत को मिला है। तो हमें इस कड़ी में गांव गांव तक, घर घर तक पूरे ईमानदारी और निष्ठा से समाज के क्षेत्र में काम करने की हमारी आवश्यकता है। मैं सभी बहनों से, भारत की सभी बहनों से, मेरे गांव की सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि आओ हम नए भारत की ओर चले, गांव को सजाए, गांव को बनाए, गौ माता की रक्षा करे, संस्कृति की रक्षा करे, पर्यावरण को शुद्ध करे। कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे हम अपने अतिरिक्त दूसरों को भी सुधार सकते हैं, इस ओर चले। बस मैं इतना ही कहकर के अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को सादर नमन प्रणाम। और भाई जी आपसे निवेदन करती हूँ कि आप चंदना की भूमि पर बार बार आएंगे। चंदना वासियों, मुझे लगता है कि प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। जो हिचकी आती होगी वो समझ लेंगे कि हमारे मुन्नीलाल यादव जी भाई साहब तक जो हिचकी जाती है वो चंदना की है, ये समझेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आपको प्रणाम, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। आदरणीय कल्पना दीदी, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद बहन जी। मन हो रहा था बीच में आपका धन्यवाद इजहार करने का, क्योंकि आपने जो अपना अनुभव बताया है और आपने जो किया है उसको हमारे में शब्द नहीं है, चूँकि जो आपने प्रेरणा दी है। और एक जंगली जो पहाड़ी गांव है जहां जिसको नक्सलाइट क्षेत्र कहते हैं, बालाघाट का, उस क्षेत्र में, उस पहाड़ी इलाके में, उस भीषण घाटियों के बीच में आपका चंदना गांव है। और जहां मैं आपका नहीं अपना कहेंगे, कल मैंने कल्पना जी से कहा था कि अब चंदना गांव को आपका नहीं अपना गांव कहेंगे। और जो चंदना गांव से जो स्नेह प्राप्त हुआ और आप वहां से निकल के जो आई 300 साढ़े 300 किलोमीटर स्कूटी से यात्रा करना, और वो भी ऐसे जंगलों में और घाटियों में, ये कोई वीरांगना ही कर सकती हैं। तो आप एक, मैं तो कहता हूँ बालाघाट की आप वीरांगना हैं। हमें महारानी लक्ष्मीबाई जी की याद आ रही है कि जो है उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए और सब कुछ त्याग करके और अपना जो है साहस दिखाया। आज आप जो है उस क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र के लिए, गौ सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए जो अपना साहस दिखा रही हैं, जो आपके परिवार से, अपने परिवार से मिलने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सदन को आदरणीय कल्पना खोटले जी बहन जी ने कल बताया, और
हम भी बताना चाहते हैं कि जो आपने जो नवाचार किया है ये बहुत ही सराहनीय है और हम सबको शिक्षा लेना चाहिए और बार बार आपका मार्गदर्शन इस सदन को जरूर मिलता रहे, क्योंकि ये सदन आपका है और अपना आप मान ही चुकी हैं। और जो जो अनुभव किए हैं वहाँ आपके साथ जो बहनें रही हैं, जो भाई रहे हैं, जो राष्ट्र सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे जैविक प्राकृतिक खेती हो, आहार हो, जो भी हो, उसके लिए हम सब उनको भी हम सदन में उनका अनुभव सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। और इसलिए जो है आप हमें आगे इन भाई बहनों को भी इसमें जोड़ करके शामिल करना है। और बहन जी आपने अपना अनुभव बताया, सदन ने सुना, मैं सीधा हरिद्वार चलता हूँ। वहाँ से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जिनके नेतृत्व में ये गुहार कार्यक्रम चल रहा है, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, जिन्होंने यह खेती किसान का समृद्ध कैसे हो, किसान कैसे सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसकी चिंता परम सिद्धे आचार्य जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से की है। तो हम भारत के सभी खेती से संबंधित सभी विषय पर आदरणीय पवन सर जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वो चिंता करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से मेरा वहाँ पहुँचना हुआ और मैं चाहूँगा कि वो आएँ। और आज के हमारे योग शिक्षक और आज की जो चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय पुनीता साकरे जी हैं, जिन्होंने अपना अनुभव बताया, वो आपकी परिकल्पना होती है गांव की, गांव का निर्मल ग्राम कैसे बने, स्वच्छ ग्राम कैसे बने, जैविक निर्मल ग्राम अभियान आदर्श ग्राम कैसे बने, इस पर आपका उद्बोधन मार्गदर्शन चाहेंगे आदरणीय पवन कुमार जी। जी सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है सभी साथियों का। और आज की हमारी मुख्य अतिथि परिंदा जी का बहुत ही ऊर्जा से भरा, आत्मविश्वास से भरा और बहुत ही प्रेरणादायक उनके जो अनुभव रहे हैं और उसको आज हमने सबने सुना, आत्मसात किया है, उससे सीखने का प्रयास किया है। हमारे अंदर भी एक उत्साह निकल के आया है, मतलब उत्साह हुआ है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जब ये कार्य होता है तो उससे हम सबको भी प्रेरणा मिलती है। और जिस प्रकार से आपने अपने अनुभव आज बताए हैं, मुझे लगता है कि आप आदर्श ग्राम की कई सारी कदम आपने पार कर लिए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी चीज का परफेक्ट कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको उस तरफ बढ़ रहे हैं, सामूहिक रूप से बढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को भी उस तरफ बढ़ाते हुए, उनको भी चिंतन में करते हुए उनके माध्यम से भी कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आज का हमारा आपका उद्बोधन और अनुभव का आदान प्रदान रहा है। कल भी जब कल्पना जी ने अपने अनुभव बताए थे 3 गांवों के, तभी मैंने ये भी सुझाव दिया था कि अन्य जगह पर भी जहाँ आदर्श ग्राम बन रहे हैं, वहां पर जाकर के वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इसमें कार्य किया है, उनके साथ अनुभव का आदान प्रदान करें। अगर संभव हुआ तो जाकर के देखें भी, यदि संभव हुआ तो ऐसे व्यक्तियों को अपने गांव में भी लाएं और अपने गांव को और बेहतर बनाते हुए, अपने क्षेत्र को और बेहतर बनाते हुए, पूरे दृष्टि जो है केवल अपने तक ही सीमित नहीं होते हुए, इसको और वृहद बनाते हुए और भी जो गांव इसमें इस तरह से सम्मिलित हो सकते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ते हुए इस देश को आगे ले जाने के लिए जो हमारी जो इकाई है, गांव की जो इकाई है, उसी को हम मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से। और उसके लिए जो बहुत सारे छोटे छोटे कदम लेकर के आप लोग चल रहे हैं आगे, यह बहुत प्रशंसनीय है। और जैसा कि यह बताया कि आपका जो क्षेत्र है वो जरा सी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, और तो कठिनाइयों से भरा क्षेत्र होता है, ऐसी जगह पर परेशानी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसी भी तरह का कि नवाचार करने की संभावना भी ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि लोग कठिनाई को का हिस्सा है, कठिनाई वो रोज देखते हैं। और दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से भी और अन्य समस्या होने की वजह से जो कठिनाई होती है, जब तक के कठिनाई नहीं होती है तब तक के हम नवाचार की तरफ प्रेरित नहीं होते हैं। ऐसा भी अनुभव मैंने किया है। तो जो अभी राजस्थान के जो क्षेत्र है जहाँ से मैं कल बता रहा था, वो भी ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर भी कठिनाई थी।
इसी तरह से और भी जगह पर मैंने देखा है जो जहाँ पर थोड़ी सी लोगों को प्राकृतिक रूप से भी कठिनाई मिली हुई है, तो वहां पर जरा सी जीवन की जो जुझारूपन है वह स्वतः ही आ भी जाता है, और उसमें थोड़ा प्रयास करके उस कठिनाई से पार करने का तरीका लोग ढूंढते हैं। तो ऐसे ही जगह पर जब कार्य करने का अवसर मिलता है और वहां पर हम कुछ अपनी सकारात्मक सोच को लेके चलते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जो अव्यवस्था बनी हुई है, जो कठिनाई है, जो परेशानी है, उसको दूर करने के नए तरीके ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही आप सब लोग मिल करके जो यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं हैं। अब इसमें जो आप स्वयं कर रहे हैं, इसमें आपके संगठन जुड़े हुए हैं, और भी जो भी संगठन जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अन्य ऐसे जो लोग वहाँ पर क्षेत्र में कुछ उनका या तो दायित्व मिला हुआ है उनको, चाहे वो सरकार के विभाग है, उनके साथ भी संपर्क करते हुए, उनको भी मदद लेते हुए, अपने गांव में जो भी संबंधित विभाग है या आपकी अपनी ग्राम पंचायत है, आपके अपने वार्ड मेंबर है, उनके साथ मिलकर के भी इस काम को आप आगे और तेजी से बढ़ा सकते हैं। और गांव की जो विभिन्न छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, उसका विश्लेषण करते हुए, उसका एक समाधान ढूंढते हुए, उन चीजों को भी, उन विषमताओं को भी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सरकार के अलावा भी बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं। कई बार बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ इत्यादि काम करते हैं। तो उनके साथ भी एक वैचारिक रूप से कि वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, और कौन किसके साथ मिलकर के काम करेंगे, इस विषय पर भी जब भी कोई संस्था आती है गांव में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसके साथ मिलकर के भी जो आपके लोग हैं, आप विचार विमर्श करें। और एक नागरिक होने के नाते जो गांव के गरीबतम परिवार है, यदि वो उसके लिए तैयार है, और उनको उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था बनाई जाए कि जो गांव का गरीबतम व्यक्ति है, उसके लिए भी जो योजनाएं हैं उनको उसका लाभ मिले, पात्र व्यक्तियों जो है वो उनको लाभ मिले। और इस माध्यम से जो हम गांव का एक सर्वांगीण विकास जो हो सकता है, जिसमें अपना योगदान दे सकते हैं, उसमें आप योगदान भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो भी बाहर से योजनाएं आती हैं, जो भी कार्यक्रम आते हैं, संस्थाएं आती हैं, उनको गांव के बारे में जानकारी नहीं होती है, और उनको कई बार अपात्र व्यक्ति ही सामने आकर के सारी योजनाओं का या जो भी है उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए एक गांव में, क्योंकि आप बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं, कि जो पात्र व्यक्ति है उनका चिन्हीकरण करना, और उनको उस जो भी कार्य है उसके साथ जोड़ते हुए उनके जीवन में कुछ एक खुशहाली लाने का, या उनके जीवन के जो कष्ट हैं उनको दूर करने का भी प्रयास करें। और हमारे बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन पात्रता के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से, या स्थानीय स्तर पर जानकारी नहीं होने की वजह से कई बार उसका उस तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। और जो भी आप कार्य करते हैं उसका एक मूल्यांकन करने की व्यवस्था आप बना सकते हैं, कि अपना मूल्यांकन हम स्वयं करें। हमने कितना कार्य किया, कितना हमें उपलब्धि हुई, क्या हमने उससे सीखा, क्या हमारे से गलती हुई जिसको कि हम आगे भविष्य में नहीं करेंगे। तो ऐसा भी आप व्यवस्था बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य है उसको उसमें एक सभी को साथ लेते हुए, और उसका उसमें निरंतर सुधार करने की, अगर हमारे अंदर जुझारूपन होता है तो उसमें वो परिष्कृत हो जाती है, और हम खुशहाली की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कई बार ऐसे जब कार्य होते हैं तो हमें कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, तो उससे वो त्रुटियों को भी सबके सामने रखते हुए और अपनी बात को भी आगे बढ़ाते हुए, उसमें सकारात्मक रूप से उसको लेते हुए आगे बढ़ने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों पर जब ये आप अपना कार्य करेंगे, आगे आपके जितने भी मातृशक्ति जुड़ी हुई है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों की भी आप नियमित रूप से समीक्षा करते रहेंगे, और नई चीजों को
अपने उसमें जोड़ते हुए आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे शुभकामनाओं के साथ आपको और हमारे साथ के हमारे ऊर्जावान मुन्नीलाल जी का नाम आपने बार बार लिया है, तो इनके द्वारा जो वहां पर भ्रमण किया गया उसके द्वारा जो भी चीजें के माध्यम से बताई गई और जो भी उससे आपको प्रेरणा मिली है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मुझे आशा है कि इस प्रकार से जो हम अनुभव आधारित आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको निरंतर इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अन्य भी हमारे आसपास के जो आप विस्तार कर सकते हैं अपने क्षेत्र के आसपास। अपना गांव को आपने सुंदर बना लिया, लेकिन आप क्षेत्र को भी आप बढ़ने का प्रयास करते हुए अन्य लोगों को भी के साथ विचार विमर्श करते हुए उनके साथ एक समझदारी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने वृहद स्तर पर जो क्षेत्र स्तर की जो आपकी और भी जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं या संभावनाएं हैं, उस तरफ आप मिलकर के आगे बढ़ेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आज की वार्ता चर्चा रही। नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी नमस्कार, बहुत बहुत सादर प्रणाम सर। आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारी आज की चीफ गेस्ट महोदय बहन जी ने सुना और सदन ने सुना। सदन के निश्चित है कि आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय बहन ने जो अपने बारे में अपना अनुभव बताया और अपने कार्य बताए, इसमें जरूर सवाल मन में आ रहे होंगे, कुछ पूछने की बात आ रही होगी, तो सदन चाहेगा कि हमारे चीफ गेस्ट महोदय से अपने सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्योंकि एक बहन जो गांव से निकल करके ये इतना राष्ट्र सेवा और पुरुषार्थ का कार्य कर रही हैं, इसमें हमारी बहनें भी सवाल कर सकती हैं। बहन क्या पारिवारिक क्या समस्या आती है, सामाजिक गांव की क्या समस्या आती है, कई समस्याएं जब आप घर से निकलते हैं तो आती हैं। वो भी अनुभव और उसके बारे में भी आप अपना सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी भाई बहन अपनी चर्चा हमारी बहन से कर सकते हैं। एक गांव, निर्मल गांव, आदर्श गांव कैसे बनता है, इस पर भी आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई किसी का कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित हैं। और जो जिनको मन में कोई प्रश्न आए वो पूछ सकते हैं। इसके पहले मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हमारी बहन जी से संवाद करने का कष्ट करें। और बीच में कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, इसके लिए खुली छूट है। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है देहरादून तक, तो वो सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो अभी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी तक शायद आवाज़ पहुंच रही है, वो आसाम में है। आसाम से दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय बहन जी से आप संवाद करने का कष्ट करें। जी मेरी आवाज़ पहुंच गई जी है आसाम। जी आदरणीय सर, में शायद मेरी आवाज पहुंच रही होगी, क्योंकि आपकी जी आवाज पहुंचती जी आ है, रही है, मेरी आवाज आ रही आ रही। जी जी सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर आज की कक्षा रही योग की, और योग के बाद आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि बहन, आपने चंदना गांव की चंदन की महक योग आहार परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंचाई। और अम, मुझे तो ये लग रहा था कि हम गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदी का वेग आपकी वाणी में प्राप्त कर रहे थे। वो इसलिए कि जहाँ युग ऋषि स्वामी रामदेव जी और गायत्री परिवार और संघ परिवार मिलकर के एक जगह पर जब ये त्रिवेणी में मिलते हैं, तो वो गांव शायद चंदना होता है। और आवश्यकता भी इस बात की है कि इन तीनों ही जो गुणी संगठन हैं, उनका परिवार भारत में फैले, विश्व में फैले, इस बात की आवश्यकता है। और ये बात आगे बढ़ भी रही है। और जिस तरह से आपने गांव में सभी व्यवस्थाओं, गोपालन से लेकर के अन्य बातें कही हैं, वो ऊर्जापूर्ण हैं और अनुकरणीय हैं, सीखने योग्य हैं। और मेरे मन में छोटा सा संकल्प का एक नन्हा पौधा जाग रहा है कि मैं भी आपकी जो वार्ता हुई उससे कुछ सीख करके, समझ करके, मैं जहाँ भ्रमण करूं वहां पे कुछ इस तरह के कार्य कर सकूं। और क्योंकि जिन शाखाओं
कि आपने बात की, मैंने उनको जीने की कोशिश की है। सुबह सवेरे संघ की शाखाएँ, फिर गायत्री परिवार और फिर पतंजलि। तो ये एक संपूर्ण परिवार हो जाता है और आज आवश्यकता है कई गाँवों को चंदना बनाने की, क्योंकि जब हम भारत का भ्रमण करते हैं, तो आज के टाइम पे भी जबकि हम 2023 में जी रहे हैं, तो कई गाँव भारत की अकल्पनीय हैं। उनकी कल्पना आज के दौर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कार्य करने की इतनी आवश्यकता है, जितना हम हमारी सोच से भी परे कि लेकिन हाँ, ये ऊर्जा और ये आशा की किरण आपके माध्यम से आई है, तो तब ये लगता है कि हम ज़रूर सभी गाँवों में ये चंदन की खुशबू फेर सकेंगे और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको कोटि-सा धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। सदन को नमन। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। बहन से मेरा मन में एक सवाल आ रहा है कि जब बहन ने राष्ट्र सेवा के लिए घर से निकली हैं, एक तो परिवार के सदस्य चूंकि परम पूज्य स्वामी जी के शिष्य हैं और परिवार है, इस कारण ठीक है, परंतु एक जन परिवार जो गांव के अन्य परिवार हैं, वो कोई लेडीज कोई बहन जब घर से बाहर जाती है दूर दूर तक, और आप तो 300-350 भी गाड़ी से आपने टू व्हीलर से सफर किया है, या कहीं कार्यक्रम में जाती हैं, तो घर का क्या आपके साथ सहयोग रहता है, या उसमें उसके बारे में बताने कष्ट करें, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि घर के लोग अपने माता बहनों को घर से नहीं निकलने देते हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, व्यक्तिगत सुरक्षा हो, या अन्य विषय पर। आपका परिवार का क्या साथ रहा आपके साथ, या कोई समस्या आई है, या आपके गांव में किसी और परिवार के बीच में इस प्रकार की कोई समस्या आई है, तो उसको कैसे अपन ने समाधान किया? हाँ जी भाई जी, सबसे पहली बात तो ये है कि स्वयं पे विश्वास होना चाहिए और घर में जो पति-पत्नी हैं, इनके बीच में तालमेल हमारा अच्छा रहना चाहिए। पति-पत्नी के बीच में अगर तालमेल अच्छा है, विचार आपस में मिल रहे हैं, तो फिर हर काम संभव हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा आपसी तालमेल अच्छा रहे। हमारे बीच में आपने देखा होगा कि बड़ा अच्छा तालमेल है और मैं कहूँगी कि गुरु के रूप में पति भी मुझे मार्गदर्शित करते हैं। वह हर क्षेत्र की जानकारी मुझे देते रहते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान उनका है मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए। और वो हमेशा और कहीं भी जाना है तो पहली बात तो विश्वास होना चाहिए कि विश्वास कैसे, तो हम कहीं भी जाए, कहीं भी कोई कार्य करते हैं, तो अपने घर में जानकारी हमें देना चाहिए। निश्चित रूप से अपने पे विश्वास करते हैं और उनको लगता है कि हम अच्छे काम में लगे हैं, तो निश्चित रूप से परिवार की के जो सदस्य भी हैं या पत्नी है जहाँ जा रही है वो अच्छे जगह पे जा रही है, तो ऐसा स्वयं पे विश्वास रहे। और रही बात बाकी परिवारों की समस्या, तो भाई जी बहुत बड़ी समस्या है आज। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समस्याएं बहनों के साथ है, लेकिन बहनें भी समस्याओं से आगे कैसे निकले, उस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे, ये स्वयं पे भी निर्धारित करता है। तो गांव की बहनें बेचारी ऐसी रहती हैं कि उनको साहस नहीं देते लोग, या कोई बहन उनको और अगर वो कमजोर है तो कमजोर करती है, परंतु मेरा ऐसा प्रयास रहता है कि उनके बीच में बैठकर उनकी समस्या को सुनती हूँ और समाधान भी निकालने का प्रयास करती हूँ और उनके अंदर वो साहस भरे विचार भी डालने का प्रयास करती हूँ। तो वो देखते हैं कि दीदी जो काम कर रही है पूरी निर्भयता के साथ कर रही है, ईमानदारी के साथ कर रही है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो अपना आचरण, अपना चरित्र समाज के सामने अच्छा रहेगा, तो समाज अपने पर विश्वास करेगा और निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बस यही मैं कहूंगी। बहुत सुंदर आपने जो कहा है कि हमारा चरित्र और हमारा विश्वास और परिवार के प्रति ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो परिवार का तालमेल है, पति अपना गुरु है, पति हमारा फ्रेंड है, पति हमारा मित्र है, सब माने चूंकि आपने जो अपना हर चीज साझा करती हैं परिवार में, ये बहुत अच्छी बात है। गांव के जो भाई बहनें हैं
जो ऐसे सत्संग में भी आना चाहिए, आप लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए और उस परिवार के साथ बैठना चाहिए, ताकि जो है, क्योंकि जब बहनें साथ होती हैं, जिस भी अभियान में अगर बहनें आगे आ जाती हैं, वो अभियान सफल हो जाता है। बहन, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आपने एक जो कहा है, ये राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, इस समाज के लिए महत्वपूर्ण है कि हम जो जमीन बेच रहे हैं किसी को, या कोई घर बना रहा है, तो हमें कैसे व्यक्तियों को पड़ोसी बनाना है, कैसे व्यक्तियों को अपने गांव में एंट्री करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि संगत एक एक व्यक्ति, एक परिवार आता है किसी गांव में, और कहीं ना कहीं किसी, चाहे वो कहीं मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या किसी प्रकार के कोई ऐसे साधन माध्यम से गांव में प्रवेश कर जाता है, और करने के बाद उस गांव में जो है उसका जो कुचाल चलता है, या जो नेटवर्क फैलता है, वो हमारे गांव के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि हम जो है किसी भी इस प्रकार के व्यक्तियों को, इस प्रकार के जो अताताई हैं, उग्रवादी हैं, दुष्कर्मी हैं, राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो धर्म है के लोग हैं, ऐसे लोगों का हम जो है एंट्री अपने गांव में नहीं करते हैं। यह हमें सदन में, हम जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं, ये शिक्षा हमें लेना चाहिए। क्योंकि हमारा, अगर हमारा पड़ोसी अगर जो है किसी गतिविधि में संलग्न है, हमारा, हो सकता है हमारे परिवार के लोग उतना संभले नहीं हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, और यही हो रहा है। हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अधिकतर कहेंगे हम, जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं, क्योंकि शिक्षा की उनके पास कमी है, उनका निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो वो उनकी बातों में आकर के धर्म परिवर्तन के जो काम चल रहे हैं, जो ईसाई मशीनरी जो है काम कर रही है, उसके लिए बहुत बड़ा आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। किसी भाई बहन का और कोई सवाल हो, और कोई सुझाव हो, तो आप लोग चाहेंगे, मैं कोई भी अनम्यूट करके या हैंड रेज कर दें, तो मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूँ। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। जी, आज की महाराष्ट्र से हैं आप। जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, महाराष्ट्र से हैं। आपका मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप बात करें हमारे चीफ गेस्ट महोदय। जी धन्यवाद। हम चाह रहे थे कि भाई सदन में और भी लोग पूछे, इसलिए हमने हैंड रेज नहीं किया। आज की जो कक्षा हुई बहुत अच्छी रही, और जो बहन जी ने अपना ब्यौरा दिया, कार्य बताया, बहुत प्रेरणा रही है। सबसे अहम बात बहन जी ने जो बताया कि उन्होंने शादी के 17 साल के बाद में डिग्री लिया, वो बहुत मन को छूने वाली बात है। क्योंकि ऐसा ही मौका मैंने 40 साल के पहले देखा है। मेरे पीएचडी के जो गुरु थे डॉक्टर ज्ञान सागर, उनकी पत्नी 8वीं पास थी, और वो हमको हमेशा बताती थी कि उनकी 2 बेटियां थी, तो छोटी बेटी जो थी वो जब 8वीं में गई, तो माँ ने और बेटी ने एक ही क्लास में एडमिशन ली, क्योंकि उस समय कोई ओपन स्कूल और डिस्टेंट एजुकेशन, ये बाकी सब व्यवस्थाएं नहीं थी। और 8वीं में माँ और बेटी दोनों ने एडमिशन ली, और पढ़ते पढ़ते बेटी एमएससी हो गई और माँ एमए हो गई। यह उदाहरण वो हमेशा हमको बताती थी कि मेरे बेटी के साथ में मैं पढ़ी और उससे मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गई करके। और दूसरी एक उदाहरण हमने बहुत नजदीक से देखा है कि शादी के समय वो लड़की सिर्फ 4थी में थी, लेकिन पिताजी का देहांत हो गया और कुछ पारिवारिक समस्याएं हो गई, तो 4थी पास होते ही 18 साल में उसकी शादी हो गई। लेकिन उस लड़की में हुनर ये था कि वो शादी के बाद में परिवार, बच्चे सब संभालने के बावजूद डबल एमए हो गई, और उसके बाद में एक टीचर बन गई। मैं ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी बहन आज की जो मुख्य अतिथि है, उन्होंने जो डिग्री लिया, तो ये पढ़ने का, पढ़ाने का उनका खुद का उदाहरण वो यदि उनके गांव की महिलाओं के सामने या आजू बाजू की महिलाओं के सामने यदि पेश करती है, तो निश्चित रूप से उसमें औरों को भी प्रेरणा मिलेगी पढ़ने की, जानकारी हासिल करने की। यह एक बात है। दूसरी बात, बोलते बोलते हमारे बहन जी ने बोला था कि 18 एकड़ जो भूमि है उसमें क्या किया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया था। तो बहन जी, 2 चीजें आसानी से हो सकती है। एक तो उसके बॉर्डर पे आप सागवान के पेड़ लगा दीजिए, यानी एक जिसको अपन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, तो सागवान का पेड़
बहुत जल्दी से लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कम सिर्फ एक साल आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। और आपके संस्था के लिए एक 10-15 साल के बाद में उसमें से यानी 6-6 फीट पे लगा दीजिए, तो कुछ पेड़ अगर काटते हैं तो संस्था के लिए एक आय का संसाधन बन जाता है। तो यह एक काम आप आसानी से कर सकती है, क्योंकि आपका जन सहभागी वाला जो बात है, तो जन सहभागी लेके ये काम बॉर्डर में आप 1 लाइन या 2 लाइन वो उस तरह से आप लगा लीजिए। और दूसरा कि कुछ औषधि पौधे वो उसी बॉर्डर के लग के, यानी जैसा कि एलोवेरा। अब एलोवेरा ऐसा है, मैं एलोवेरा का बात इसलिए नए क्षेत्रों में करता हूं और लोगों को मैं बोलता हूं कि एलोवेरा जो ऐसी चीज है कि उसका जो पार्ट है, हमारे बाबा जी भी बोलते हैं कि एलोवेरा जितना खाओगे सवेरे उठने से लेकर टॉनिक के हिसाब से और बाकी सब करेंगे तो उसका बहुत फायदा होता है। और उसका एक जो पहलू शायद आम लोगों को पता नहीं है, हालांकि विज्ञान नहीं बताया है वो, और सबको पता भी है, लेकिन आम जनता के लिए कि एलोवेरा जो ऐसी चीज है कि उसका यानी यूरोप में और अमेरिका में उसको जो यूज किया जाता है कि अपने जैसे तेल के पीपे जाते हैं टिन्स, वैसे एलोवेरा के टिन्स जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां पे वो लोग आटा भिगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पानी से नहीं भिगाते, आटा इससे भिगाते हैं। फायदा क्या है उसका? विशेष फायदा ऐसा है कि जो मोटापा कम करने की स्थिति होती है, वजन कम करने की स्थिति होती है, तो इसमें लोग डाइटिंग करते हैं, तो डाइटिंग करने में फिर थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती। एलोवेरा का फायदा ये है कि उससे भिगाई हुई रोटी यदि हम खाते हैं तो वो पेट में फूल जाता है, और फूलने के बाद में अगर हम 4 रोटी खाने के बजाय 2 भी रोटी खाए तो पेट भरा ही रहता है और एक्स्ट्रा कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मोटापा कम करने का महिलाओं में, स्पेशली महिलाओं में, लड़कियों में, और भी जो भी ग्रस्त है, तो इसमें बहुत बड़े पैमाने में वो उसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही अपनी जो इसके व्याधियों की, पेट के व्याधियों की जो व्यवस्था है, तो उसमें भी छुटकारा पाने का ये होता है। तो इसलिए टीन भर भर के देश में, विदेशों में ये जाता है, तो इसका भी एक प्रयोग कर सकती है। बस इन्हीं 2 बातों के साथ में फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप निश्चित रूप से मुन्नीलाल जी ने जैसा कहा, एक वीरांगना की भांति आप काम करती हो। 200-250 किलोमीटर ऐसे उजड़े हुए या जंगली पार्ट से आकर काम करना कोई आसान चीज नहीं होती। और आपने अपने अनुभव में जो बताया कि विश्वास नाम की चीज होनी चाहिए परिवार में। यदि आप पति से या और भी जो अपने बड़ी बच्ची है या बड़ा लड़का है उससे भी शेयरिंग करके मैं कहा जा रही क्या नहीं यार, ये जितना खुलापन रहेगा तो उतना परिवार से सहयोग मिलता है। यह निश्चित रूप से है, यही आमतौर पर सभी जगह पे देखा गया है, और इसी रास्ते पे आप चल रही हो। आपका अभिनंदन। और इसी वाणी के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित हैं, आप भी अपने विचार रखें। धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल जी। आज सबसे पहले मैं आज के योग टीचर माननीय बुटेश्वर बाबू का बहुत बहुत अभिवादन करूंगा कि उन्होंने आकर के आज हम लोगों को अपना ज्ञानवर्धन किया। क्योंकि बुटेश्वर बाबू के साथ मेरा भी कुछ दिन रहना हुआ है, इसलिए मैं उनके व्यक्तिगत आचरण को जानता हूं। इतना सरल स्वभाव और इस तरह के व्यक्ति का शुरू में हम लोग आए थे और मुलाकात हुआ था, तभी मुझे पता चला कि कैसे कैसे महान विभूतियां जो है इस पतंजलि परिवार में आई हुई हैं। पूरे क्षेत्र के जितने भी, एक तरह से ये समझिए कि छांट छांट करके जो विचारवान लोग, समाज के लिए समर्पित, ये सारे लोग मिलते थे। उसमें से एक बुटेश्वर बाबू हैं, और वो पटना में जब हम लोग टीओटी का ट्रेनिंग देते थे तो उस समय वो वहाँ रहते थे, हम लोगों का बड़ा मार्गदर्शन करते थे हर क्षेत्र में। तो आज भी उनका सानिध्य मिला, इसके लिए उनको बहुत बहुत अभिवादन।
और आज के मुख्य अतिथि जो हमारी बहन हैं, उनके बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। जैसा कि आदरणीय पवन सर और दुबे सर ने बोला, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के को देखकर ही आज की तमाम महिलाएं जो शादी के बाद भी, आप कभी कभी सुनते होंगे कि शादी के 12 साल बाद, 15 साल बाद, 8 साल बाद किसी की 2 बच्चे हो गए, उसके बाद भी कोई IAS, IPS, PCS इस तरह की भी परीक्षाएं पास कर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये लड़कियां जो है ऐसे ही लोगों का को देख करके कि किस तरह से लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ, चूंकि आपका समय भी काफी हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ऐसे लोगों को एक बार बहुत बहुत अभिवादन करूंगा कि इसी तरह से आप लोग समाज की सेवा करते रहें। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में उस गांव में 18 एकड़ का लैंड इन्होंने एक्वायर करा करके इस पे काम किया है। मैं ये जब सुना तो मैं एक बार अपने गांव की तुलना लगा करने, हम लोग के गांव में भी पहले इस तरह की तमाम जमीनें जो गवर्नमेंट की थी वो पड़ी हुई थी, लेकिन ऐसे ऐसे लोग गांव का प्रतिनिधित्व किए कि जो आए और केवल उस जमीन का कैसे बंदरबात किया जाए, किस तरह से लोगों से पैसा लेकर के उनको गवर्नमेंट के माध्यम से पट्टा करा करके उनको दे दिया जाए, यही सब काम लगा रहा। और आज की डेट में 1 इंच भी जमीन नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था तो पता चला था कि एक पानी की टंकी लगवाने की भी जगह नहीं मिली है, जिसकी वजह से प्रधान को ये लिख करके भेजना पड़ा कि मेरे गांव में कोई जमीन नहीं है। तो ये सब बातें हैं, जब गांव के ऐसे लोग जो आगे निकलते हैं और उनके हाथ में गांव का एक तरह से मार्गदर्शन होता है, तो गांव का बहुत बड़ा विकास होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और परेशानियां तो देखिए, परेशानियां तो जब ये लोग काम करते हैं कितना आया होगा वो मैडम ही जानती हैं, एक महिला होकर के इतना क्षेत्र में भ्रमण करना। लेकिन निश्चित रूप से ये जो आदमी काम करता है वो फिर समाज के लिए एक आईना होता है, और इन्हीं की देख करके समाज के और लोग भी काम करते हैं और इनको इसी तरह से सम्मान भी मिलता है। आज ये मैडम भी गदगद होती होगी जब जगह जगह जाती होंगी, लोग इनको जानते होंगे। शायद अगर ये इस तरह से नहीं निकली होती तो एक सामान्य महिला की तरह से अपने घर में रही होती, और इनके घर के अलावा इनके हित मित्र और परिवार के लोग ही इनको जानते होते, और आज पूरा समाज जान रहा है। तो ये सब फायदा भी होता है समाज में आगे बढ़ने से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परमेश्वर राय जी। अभी हमने बिहार से सुना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की उत्तराखंड से हमने आप सबको सुना है। हमारे बीच में आदरणीय शरद वर्मा जी सदन में उपस्थित थे। मैं चाहूंगा कि उनके 2 शब्द भी सदन को प्राप्त हो। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज 2 लोगों ने मिलके योगशाला चलाई। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही? बेरी के नीचे आओ। बेरी के नीचे ही हूं मैं। आ रही है? आ रही। सर, आज की बहन जी की बहुत ऊर्जावान बहन जी हैं, और इनसे महिलाओं को बहुत सारी शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे कैसे अपने गांव को आप एक मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। आज हम देखते हैं आसपास की गांव की विभिन्न महिलाएं, उन्हें अपनी खेत की जो मेड़ होती है वो नहीं मालूम। वो सारा दिन अपने घर में व्यस्त रहती हैं, और खेत में अगर वो जाती हैं तो पारिवारिक लोग उसको नीचा मानते हैं कि अरे ये तो खेत जा रही हैं। अगर ये महिलाएं जाएं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और
ऐसी ऊर्जावान बहनें आके इनको मोटिवेट करती हैं। तो ये महिलाएं में ऊर्जा बहुत है, बस दिशा की जरूरत है। अगर दिशा मिल जाए, आज अपनी राष्ट्रपति एक मैडम की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। ऐसे ही ऐसे ही ऊर्जावान महिलाएं जो होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो बहुत पूरे सारे विश्व को बदलने की ताकत रखती हैं। और मैं बहुत बहुत उन्हें नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने गांव को इतना सुंदर बनाया और अब वो समाज को बनाएंगी, देश को बनाएंगी। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। हमारी कंचन जी हैं, जिन्होंने भारत सरकार से कृषक कामर्ड अवार्ड लिया है। बहुत अच्छी खेती करती हैं। और अ, आपने, आपके प्रयास से, आपके सहयोग से वो आगे बढ़ी हैं। आपको साधुवाद। हमारे संजय जी रहंगाले जी सदन में उपस्थित हैं। अगर वो उनका कोई सुझाव हो, कोई बात हो, तो सादर आमंत्रित हैं। आपने अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय, अब हम बहन की बात करते हैं, तो हमारे बीच में निर्मला जोशी जी बहन जी हैं, आदरणीय वैशाली बहन जी हैं। जी संजय जी। जी, सभी को प्रणाम। और हमारी प्रणीता दीदी का प्रयास हमेशा सदैव सकारात्मक रहता है, समाज के उत्थान के लिए रहता है। और ये राष्ट्र सेविका ग्रुप से भी हैं और हमारे समाज और क्षेत्र के लिए बढ़िया सोच और विचार के साथ काम करती है। लगातार इनका निरंतर समाज के लिए प्रयास है। बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद आपका, जी। जो आपने हमारे बहन जी के लिए बताया, चूंकि आप जानते हैं, जी। देखा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय निर्मला जोशी बहन जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो। आदरणीय वैशाली बहन जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे कल्पना जी। भाई जी, मैं कहूंगी संजय भैया जो हैं गायत्री जी। परिवार से है और इनका मार्गदर्शन चंदना को विशेष रूप से मिलता है। पूरी हाँ, बहुत गायत्री परिवार की टोली का मार्गदर्शन मिलता है। इनके मार्गदर्शन से ही हम कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया जी। चलिए, मैंने ठीक बुला लिया संजय भैया को। आपका मार्गदर्शन मिला। धन्यवाद दीदी, एक आपने हमें ये अवसर दिया एक मीट अटेंड करने का। और आज देश के कोने कोने तक हम नेटवर्क की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रतिभाएं उभर कर सामने आई जाती हैं और समाज सेवा की निरंतर गतियां बनी रहती है। बस धन्यवाद। अब आपका माइक म्यूट है भाई साहब जी। सॉरी सर, सॉरी। आदरणीय सदन को मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे नए सदस्य इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं ये कोरोना काल से परम पूज्य स्वामी जी ने कोरोना में आस्था टीवी चैनल और इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी के संग जो कार्यक्रम संचालित किया था, उस कार्यक्रम को हम आज भी देखते हैं, रोज फॉलो करते हैं। रोज हम 5 बजे उठ करके पहले आस्था टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी को सुनते हैं, और 5:30 बजे तक हम उसको सुन करके लाइक, कमेंट और शेयर, 3 चीजें अवश्य करते हैं। ये हमारे जीवन का जो है एक दिनचर्या में आ गया है। इसके बाद फिर 5:30 बजे अपन दैनिक युगार कार्यक्रम जो अपन संचालित कर रहे हैं, इससे जुड़ जाते हैं। ये दैनिक युगार कार्यक्रम जब से चल रहा है, 711 दिन हो गए हैं। आज 712वें दिन है। लगातार चला, आज तक नहीं रुका। और लगातार 5:30 बजे से लेकर 8:30 और 9 बज जाते हैं। 3 से 3.5 घंटे प्रतिदिन 711 दिन से लगातार चलना, जिसमें हम 1.5 घंटे योग करते हैं और 1.5 घंटे से 1.25 और 2 घंटे हम खेती की चर्चा करते हैं। समाज का उत्थान कैसे हो, हम किसानों का अनुभव सुनते हैं और वैज्ञानिकों और किसानों का संवाद होता है। आज जैसे हमारी समाज सेविका बहन जी हैं, इस प्रकार के हम पद्मश्री, जिन्होंने उनका बहुत जीवन, जिनकी उम्र 80 साल, 70 साल, 90 साल का जो अनुभव है जीवन का, समाज में काम करने का अनुभव है, क्या क्या उन्हें परेशानियां आई हैं, उन समस्याएं आई हैं, उनका समाधान कैसे किया है, ये सदन में हम लोग सुनते हैं, ताकि हम लोगों को प्रेरणा मिले। प्रेरणा से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसी संगति करेगा, जैसा अन्न खाएगा, वैसा मन होगा। परम पूज्य स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद जी को सुना। परम पूज्य स्वामी जी ने महान पुरुषों को, उनके चरित्र को जाना, और वो आगे निकल गए और आज विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी प्रकार से सदन में हम ऐसे भाई बहनों को बुलाते हैं कि उनको हम सुनते हैं।
और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसमें आप लोग समाज के हित के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए इसमें सहभागी बने और सहयोग करें। मैं आदरणीय बहन कल्पना जी यहाँ उपस्थित हैं। कल्पना जी के मन में जो आया, उन्होंने यहाँ जो अपना योगदान दिया, बालाघाट की तस्वीर, दिशा और दशा बदलने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी, क्योंकि आप प्रणिता बहन से मिली। अब प्रणिता बहन जी मिलकर के अन्य बहनों को जोड़ करके इस जिले का कोई ऐसा योजना बनाते हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी चंदना गांव है, अब चंदना गांव के साथ साथ जो अड़ोस पड़ोस के ऐसे गांव हैं जहां हम जाकर के आदर्श ग्राम की स्थापना कर सकें, ऐसे गांव में हम प्रवास करेंगे। इस पर भी हम सब आगे चर्चा करेंगे बहन जी के साथ बैठ करके, और एक शीघ्र से शीघ्र एक प्रवास करके ये योजना भी बनाएंगे, क्योंकि हमें एक गांव तक सीमित नहीं रह करके हम इस चंदना गांव के उदाहरण को लेकर के, प्रेरणा लेकर के अन्य गांव में पहुंचेंगे। वहां से भी ऊर्जावान भाई बहन निकल के आएंगे। ऐसा कारवा बढ़ता जाएगा, और हमें चाहूंगा कि एक दिन बालाघाट के हर गांव को आदर्श गांव बनाया जाए, प्रयास किया जाए। प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं, ऊंचा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और हमारा कर्तव्य जो है निस्वार्थ भाव से हमें समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। ऐसा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ ये जो हमारा देने को हुआ कार्यक्रम चल रहा है, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी का आशीर्वाद है, और परम आदरणीय पवन कुमार जी का इसमें मार्गदर्शन, और हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जो इस सदन में उपस्थित रहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो अब हम चलते हैं जी, आदरणीय कल्पना जी। भैया जी, मैं अभी प्रवास में हूँ। आज कलेक्टेड मीटिंग है 10:30 बजे से, तो ये आवाज़ वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज़ आप सुना। जी जी, अच्छा, बस में हैं आप। चलिए, बढ़िया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप लगातार इसी प्रकार का जो है प्रयास और संघर्ष, आपकी सोच हमने देखे है कि समाज के लिए समर्पित रहती हैं। ऐसी बहनें जरूर आगे निकल के आएंगी। उन सब से अब हम भेंट करेंगे। और आज का चूंकि 8:30 बज गए हैं जी, आदरणीय मैं दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज की युवा कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। जी, आदरणीय धन्यवाद। सभी का आभार प्रकट करें। उससे पहले एक प्रश्न मन में है कि आदरणीय हमारी बहन जुड़ी हैं आज के मुख्य अतिथि, तो चंदना गांव में जो शाखाएं लगती हैं, तो वो कितनी शाखाएं लगती हैं, और क्या उसमें बहनें भी शामिल होती हैं? ये उत्सुकता मन में है समझने की। जी भाई साहब, यहाँ पे छोटी बालिकाओं की शाखा लगती है, संघ की शाखा लगती है, और मातृशक्ति की शाखा लगती है, जो निरंतर चलती रही, परंतु कोरोना काल से थोड़ी प्रभावित है। अभी हम साप्ताहिक शाखा चल रही हैं, लग रही हैं। और निश्चित रूप से मैं मातृशक्तियों के लिए विशेष करके कहूंगी कि राष्ट्र सेविका समिति जो भाइयों का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वैसे ही मातृशक्ति का संगठन है राष्ट्र सेविका समिति। शाखा एक नेतृत्व निर्माण, व्यक्ति के निर्माण का केंद्र माना जाता है, जिसमें हमारा सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐसे सारे विषयों का सर्वांगीण विकास, हम इसे कह सकते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास एक शाखा के माध्यम से होता है। हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, और हम दंड चलाना, नियुद्ध जिसे कहते हैं, नियुद्ध बिना किसी हथियार के हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और एक दंड के माध्यम से भी हम 3-4 लोगों से लड़ सकते हैं। वो शारीरिक क्षमता हमें प्राप्त होती है। और आज विषम परिस्थितियों को देखते हुए मातृशक्तियों ने एकदम कमजोर नहीं रहना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमें अच्छा बनना है, तो राष्ट्र सेविका समिति की यह शाखा है। शाखा के साथ साथ हम योग भी कर सकते हैं, और हम अपना विकास कर सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं पूरी सुरक्षा के साथ में। और मैं ये कहूंगी, एक उदाहरण दूंगी अपने यहाँ पे। अभी पिछले 1.5 वर्ष पहले एक घटना घटी चंदना ग्राम में, कि कोरोना काल में ऐसा सब लोग अपने घरों में रहने लगे, तो किसी का किसी से कोई पता नहीं, हमें लगा सब शांति से चल रहा है। परंतु एक भाई रामपाल का काम कर रहा था, एक शिक्षक थे वो। मैं संजय भैया को ये घटना शायद पता है। तो ऐसा लगा कि कुछ तो हो रहा है। लोगों ने जानकारी दी कि बाहर के लोग आए हैं और धर्मांतरण का काम चल रहा है, निःशुल्क किताबें बांटी जा रही हैं। बाहर के लोग आए और बहुत बड़े काफिले के साथ में गांव में बट करके सब किताबें बांटने लगे। हमने देखे वो किताब को पढ़कर कुछ भाई, संघ के भाई देखे और आए कि दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है, कैसा क्या करे। किताब में तो बड़ा अच्छा लिखा रहता है,
ज्ञान की गंगा, गीता ज्ञान, जीने की राह, ऐसी कुछ किताबें हैं जो निःशुल्क बांटी जा रही हैं। परंतु उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो पूरा पाखंड है और कहीं ना कहीं हमारे धर्म को तोड़ने का वो षड्यंत्र है। बड़े हिसाब से इसे समझने की आवश्यकता है कि ये सब निःशुल्क चीजें, इतनी साहित्य जो बड़ा है, कि ये बड़ी बड़ी किताबें निःशुल्क कैसे बांटी जा रही हैं, ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है। परंतु लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते और हम इस षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। हम सारे लोग मिलकर के गए और जाकर के देखे तो वस्तु स्थिति बड़ी खराब थी और कहीं ना कहीं